हाय एवरीवन, मैं हूं असद अली और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरह से आपने पाइथन वेब सर्विंग एक्सपर्ट बनना है। मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा क्या क्या स्किल आपने सीखनी है और क्या क्या रिसोर्सेज हैं। मैं आपके साथ रिसोर्सेज भी डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा अगर आप गूगल के ऊपर जाते हैं या आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं ये पाइथन वेब सर्विंग ट्यूटोरियल्स, तो इतने ज़्यादा आपके पास ट्यूटोरियल वीडियोस आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, इतनी ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं। और टर्म्स हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो कि समझ में नहीं आती हैं कि भाई कौन सी चीज़ सीखनी है, कौन सी चीज़ नहीं सीखनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि लोग कोई भी नया फ्रेश जब भी कोई सीखने लगता है तो बहुत सारी वीडियोस बहुत पुरानी होती हैं, कुछ नई होती हैं। अब ये नहीं समझ आती कौन सी स्किल नई है, कौन सी लाइब्रेरी नई है पाइथन के अंदर जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, और कौन सी पुरानी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये इस वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि आपको एक पूरा रोड मैप मिल जाए जिसके जरिए आप पाइथन वेब स्क्रैपिंग को सीख सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, लेकिन इससे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने पाइथन वेब सर्विंग को सीखना है तो सबसे पहले आपको पाइथन आनी चाहिए। पाइथन आने का तरीका, पाइथन को सीखने का तरीका ये है कि सिंपली आपने पाइथन को सिंटैक्स सीखना है। ठीक है, पाइथन को अंडरस्टैंड करना है कि पाइथन काम किस तरह से करती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट्स तक। ठीक है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स तक आपको आना चाहिए। ये चीजें बेसिक्स हैं जो कि पाइथन के जरिए आप पाइथन, ये चीजें आपको आएंगी तब आप नई कोई भी स्किल सीख सकेंगे। ठीक है, पहले आपको अपने बेसिक्स को ठीक करना है। अगर आपने बेसिक्स ठीक करनी है अभी तक तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो करना है कुछ बेसिक इंटरनेट को अंडरस्टैंड करना है। इंटरनेट अंडरस्टैंड करने का मुराद क्या है, वो ये है कि आपने समझना है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या चीज होती है। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी सर्च टर्म लिखते हैं जैसे www.google.com, तो आपको ये पता होना चाहिए बैकएंड पे क्या हो रहा है। ठीक है, बैकएंड में बेसिकली ओवरव्यू दे दूं, ये और होता है कि जब भी आप एड्रेस बार के अंदर एक लिंक लिखते हैं, उसको एंटर करते हैं, तो एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, जिसके जरिए एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है सर्वर को। ठीक है, और सर्वर को रिक्वेस्ट जनरेट होने से पहले एक और सर्वर को रिक्वेस्ट जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। डीएनएस से मुराद ये है कि वो आपका जो डोमेन नेम है, ठीक है, google.com है, उसको उसके आईपी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब वो आईपी के अंदर कन्वर्ट करता है तो आईपी के अंदर कन्वर्ट करने से उस आईपी को रिक्वेस्ट जाती है। आईपी होती है सर्वर की, तो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर इन रिस्पांस को आपको डाटा सेंड करता है और दोबारा डीएनएस उसको आईपी से आपके डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है और आपको वो डाटा रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके जरिए ये काम होता है। तो इन प्रोटोकॉल्स का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, जब ये आपने सीख लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका ये रिक्वेस्ट खुद से जनरेट करना। रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, पाइथन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। ठीक है, आपने सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, इसको सिंपल, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल की है, आपके पास टर्मिनल मौजूद है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने जाना है और उसके अंदर आपने लिखना है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। और अगर पिप 3 है तो पिप 3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट लिखेंगे तो वो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जिसके जरिए आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। आपने सिंपली रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के जरिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, किसी भी लिंक के ऊपर आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये आपको होता है पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट बेबी स्टेप्स की, मतलब मैं आपको वेब स्टेप्स के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आपने क्या क्या चीजें सीखनी। सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को सीखना है, उसको उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएं जहाँ से आपको उसका कंटेंट मिलता है। ठीक है, सीखने के लिए तो आप उस रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड करें क्योंकि ये एक तरह से फंडामेंटल है, फाउंडेशन है पाइथन वेब सर्विंग। ठीक है, इसके बाद वेब सर्विंग जब आपने वो डाटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको चाहिए होगा उसको डाटा को पास करने के लिए कोई चीज। ठीक है, अब देखें अगर आपने कोई भी चीज रॉ डाटा आपके पास रिसीव हुआ है तो आपको नेक्स्ट कोई और ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो कि आपको उसमें से आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दे। अब यहाँ पे आती है एक ट्रिकी चीज, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं जो कि मुख्तलिफ लाइब्रेरीज रिकमेंड करते हैं। आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जिसके अंदर लोग ब्यूटीफुल सूप को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में ब्यूटीफुल सूप आज से 4-5 साल पहले तक, तो 3-4 साल पहले तक तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, लेकिन अभी बहुत फास्ट, बहुत कहते हैं ना लेटेस्ट अप टू डेट लाइब्रेरीज आ गई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने कोई ऐसी लाइब्रेरी चूज करनी है जिसके अंदर आप एक्सपॉस यूज कर सके या सीएसएस सेलेक्टर यूज कर सके।
ठीक है, तो जो कि आप वीडियो कंस्ट्रक्ट के अंदर नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप कोई लेट्स से एचटीएमएल एलएक्सएमएल के अंदर एक एचटीएमएल लाइब्रेरी है, फ्रॉम एलएक्सएमएल इंपोर्ट एचटीएमएल, अगर एलएक्सएमएल इंस्टॉल नहीं हो एलएक्सएमएल इंस्टॉल करें, और एचटीएमएल से आप एक्सपार्ट यूज कर सकते हैं फ्रॉम स्ट्रिंग से, ठीक है। या आप इसके अलावा आप स्क्रैपी यूज कर लें, स्क्रैपी एक पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। सबसे पहले आपने खुद को फेमिलियर करना है, ठीक है, कि भाई डाटा जो है वो पार्स कैसे होता है। आपने एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर टैग्स होते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी एचटीएमएल की अंडरस्टैंडिंग की, तो इसलिए हम चलते हैं एचटीएमएल की तरफ। एचटीएमएल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके अंदर टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, स्टार्स होते हैं, सारा कुछ होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो एचटीएमएल का इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, आपने एचटीटीपी का की अंडरस्टैंडिंग को समझ लिया, ठीक है। इसके बाद आपने एचटीएमएल को समझ लिया, अब आपने एचटीएमएल को पार्स करना है, तो उसके लिए आपने लेट्स से ब्यूटीफुल सूप भी यूज कर लिया, जो कि आपने अभी तक कोई ना कोई वीडियो देख ली होगी, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सूप के जरिए भी आप उसको पार्स कर सकते हैं। आपने टैग उठाना है, एट्रीब्यूट उठाना है, तो आपके पास डाटा आ गया। ये एक हो गया बेसिक स्टेप, ठीक है। ये आप इनिशियल स्टेज में आपको ये पता चल गया कि भाई आप डाटा को किस तरह से गेट करते हैं, ठीक है। गेट करने के बाद आपने किस तरह से उसको उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। अब ये हो गया स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको जो डाटा कलेक्शन है वो होगी। आपने पहले एक लिंक को भेजा, रिक्वेस्ट रिस्पांस है, फिर आपने दूसरे लिंक को भेजा, फिर रिस्पांस। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम इंटरनेट को स्क्रैप करते हैं स्केल, तो आपको पता होगा कि ये ऐसे नहीं होता है। आपने डॉक्यूमेंट पेजेस को अगर आपने स्क्रैप करना है, तो आप इस तरह से वेबसाइट को स्क्रैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। अगर आपने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सूप हो गया या एलएक्सएमएल है, जो भी अगर आपने सीख लिया है, आपको पता चल गया है कि भाई एचटीएमएल को पार्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है थोड़ा सा प्रोफेशनल टूल को सीखने का, ठीक है। प्रोफेशनल टूल क्या है? स्क्रैपी फ्रेमवर्क और सेलेनियम है। स्क्रैपी फ्रेमवर्क बेसिकली क्या करता है? स्क्रैपी फ्रेमवर्क आपके पास आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद क्या है कि भाई आप कंकरेंट रिक्वेस्ट, मतलब एक टाइम पे आप 16, 32, 64, 100 जितनी आप की मशीन, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर, आपका सर्वर है, जिसकी जितनी भी उसकी पोटेंशियल है, आप उसके हिसाब से उसके अंदर कंकरेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसके रिस्पॉन्सेस को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप उसको जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आपने जो सीएसवी के अंदर डालना है, जेसन के अंदर डालना है, एक्सएमएल के अंदर डालना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, बकेट्स के अंदर स्टोर करना है, जिस भी कंडीशन में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होगी थर्ड स्टेज, ठीक है। पहले आपने एचटीटीपी को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से एचटीटीपी डाटा को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पांस को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। इसके बाद अब आप स्क्रैपी फ्रेमवर्क पे, स्क्रैपी फ्रेमवर्क एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। तो इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे बेवहा फीचर्स हैं। ये प्रोफेशनल टूल है जो कि आप प्रोफेशनली यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। इसके बाद आपके पास आता है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऑटोमेशन लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। तो इसका काम वेब शेपिंग में क्या है? वेब शेपिंग में इसका काम ये है कि समटाइम्स हमारे पास डाटा जो आता है वो आता है लेट्स से डायनामिक। आपने कोई फॉर्म फिल करना है, समटाइम आपके पास एजेक्स रिक्वेस्ट होती है, वो आप उसको मिमिक कर सकते हैं, समटाइम्स आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये है कि आपने जो है वो डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जो कि डायनामिकली लोड हो रहा है, उसके लिए आपने ब्राउजर को ऑटोमेट करना होता है। इसके लिए आपको सेलेनियम लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली एक सिंपल लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है, इसके अपने सिलेक्टर्स हैं। और फन पार्ट इज कि अगर आपने एक्सपाथ के साथ फेमिलियर हैं, तो एक्सपाथ आप रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के सॉरी स्क्रैपी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और एक्सपाथ या जो आपकी सेलेनियम लाइब्रेरी है इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप सीएसएस यूज कर रहे हैं तो सीएसएस भी आप दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेलेक्टर्स होते हैं बेसिकली जो कि यूज होते हैं एचटीएमएल के अंदर से डाटा कलेक्ट करने के, ठीक है। तो अब आपने सीख लिया एचटीटीपी भी, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप और एलएक्सएमएल की आपको समझ आएगी। इसके बाद आपने स्क्रैपी के ऊपर जाना है, स्क्रैपी की आपको समझ आई, तो साथ में आपने सेलेनियम भी सीख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। इस नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है? हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। एडवांस लेवल पे किस तरह से जाना है? जबकि आपने डेटा वेबसाइट के ऊपर से कलेक्ट कर लिया लार्ज स्केल, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना है, ठीक है। अब स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक डेटाबेस चाहिए। अब चूंकि आप लोकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लोकली इसको स्टोर कर रहे हैं, तो अब मैं रिकमेंड करता हूँ SQLite 3।
उसके साथ फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा सा एसक्यूएल लाइट 3 को अंडरस्टैंड करें। आपको ये पता हो कि भाई एसक्यूएल डेटाबेसेस बेसिकली होती क्या है, ठीक है, और उसके अंदर आप डेटा किस तरह स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस और उसके उसको क्यूरीज कैसे मतलब बनाते हैं, सेलेक्ट क्यूरी होगी, अपडेट क्यूरी होगी, डिलीट क्यूरीज होगी, इंसर्ट रो क्यूरी होगी, ये डिफरेंट की टाइप्स ऑफ क्यूरीज हैं जिनको यूज करके हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। और आपने सीखना ये है कि आपने किस तरह से स्क्रैपी या ब्यूटीफुल सूप है या रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने उस डेटा को क्यूरी बना के उसको किस तरह से एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर एक्सपोर्ट करना है। ये हमारे पास आप हो गया फिफ्थ स्टेप, ठीक है। आपने पांचवें स्टेप पे क्या किया, आपने डेटा को कलेक्ट किया, आपने मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट पेजेस को स्क्रैप किया और स्क्रैप करके उस डेटा को आपने एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। जब आपको एसक्यूएलाइट डेटाबेस की समझ हो जाएगी, फिर आपको ये पता होगा कि माइस्क्यूएल के अंदर भी किस तरह से डालते हैं। फिर कुछ ये रिलेशन डेटाबेस हैं, कुछ नॉन रिलेशन डेटाबेसेस भी होती हैं, उसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मोंगोडीबी के अंदर, रेडिस के अंदर किस तरह से आपने डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास हो गए 5 स्टेप। छठे स्टेप में आपने क्या करना है, अब हम वन एंड हमने कवर कर लिया, ठीक है। वन एंड कवर करने से मुराद क्या है कि भाई हमने डेटा को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, डेटा को हमने स्क्रैप कर लिया, ठीक है, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हमने उसको स्टोर भी कर लिया एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने उसको डिस्प्ले, उसके लिए हमने एक एपीआई जनरेट करनी है ताकि हम उस एपीआई के जरिए डेटा को कहीं किसी भी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, और कहीं से भी उसको फेच कर सकें, ठीक है। अब उस एपीआई को जनरेट करने का क्या तरीका है, उसको एपीआई को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपीआई ये होता है कि आपने फ्लास्क जो है वो फ्लास्क एप्लीकेशन, फ्लास्क एक लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम वेबसाइट्स बनाते हैं, सिंपल वेबसाइट्स, ठीक है। और जेंगो और फ्लास्क दोनों है, लेकिन इस केस में हम फ्लास्क यूज करेंगे। फ्लास्क के अंदर क्या होगा, फ्लास्क को आपने सिंपल से अंडरस्टैंड करना है कि सिंपल एक एंड पॉइंट आपने बनाना है, ठीक है, फ्लास्क एपीआई को, फ्लास्क लाइब्रेरी को यूज करके, ठीक है। और उसके रिस्पॉन्स में आपने डेटा कलेक्ट करना है अपनी एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। जब भी आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे कि मुझे फलाना डेटा चाहिए और आपने उस एंड पॉइंट के अगेंस्ट एक क्यूरी जनरेट करनी है, क्यूरी से आपने रिस्पॉन्ड करना है उस डेटा से जो कि आपने एसक्यूएल के अंदर डाला है, ठीक है। तो इससे इससे क्या होगा कि आपने पहले आपने डाटा कलेक्ट किया था, डेटाबेस स्टोर किया था, अब आपने वहां से डाटा को वापस कलेक्ट किया, कलेक्ट करके आपने अपनी एपीआई के जरिए उस डाटा को फेच कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 6 स्टेप। इस पॉइंट पे आप खुद को एक एक एक्सपर्ट पाइथन वेब सर्विंग कह सकते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि आपने ये सीखना है कि लोकली तो ये सारे काम आपने कर लिए, ठीक है। आपने लोकली कंप्यूटर के अंदर वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरी स्क्रैपिंग के जरिए एक क्रॉलर बना लिया, ठीक है। और क्रॉलर से आपने डाटा कलेक्ट करके इसके लाइट डेटाबेस के अंदर भी डाल दिया, ठीक है। और फ्लास्क एपीआई को आपने लोकल होस्ट के ऊपर रन किया और वहां से आप उसको फेच भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज ये है कि आपने उसको सर्वर के ऊपर होस्ट करना है, दोनों चीजों को। उसका तरीका क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए होगा। आप गूगल क्लाउड के ऊपर बना लें, एज़्योर के ऊपर बना लें, या आप क्या कहते हैं एडोबीएस सर्वर, ठीक है, इनमें से किसी के ऊपर भी एक सर्वर बना लें, ठीक है। इनिशियली आपको वो कुछ ट्रायल पीरियड के लिए कुछ फ्री क्रेडिट्स भी देते हैं, तो आप उसके ऊपर सर्वर बनाएं, सर्वर बना के उसके ऊपर आप अपने स्क्रैपर्स को अपलोड करें और उसके ऊपर एक फ्लास्क एपीआई बनाएं और सर्वर के एपी को यूज करके आप अपने ब्राउजर के अंदर उसको एक्सेस करें। और उसी एपीआई को आप गेटवे के ऊपर या आप किसी भी अपाची सर्वर या किसी भी सर्वर्स को अंडरस्टैंड करें। फिर इसके बाद कि भाई किस तरह से आप एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट भेजते हैं एक सर्वर को। तो इससे ये होगा कि आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, कि आपने एक सर्वर के ऊपर अपना स्क्रैपर होस्ट किया हुआ है और वो स्क्रैपर डाटा कलेक्ट करके एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर डालता है और वहां से आप उस एसक्यूएलाइट डेटाबेस से आप वहां से डाटा को कलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एपीआई के जरिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एंड टू एंड, जो कि आप किसी भी अगर आप कर रहे हैं, वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं या आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द सर्विस दैट कंप्लीट एंड टू एंड सर्विस जो कि आप सेल कर सकते हैं। आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं इसी सर्विस एक सर्विस को यूज करके, ठीक है। स्किल की बेस के ऊपर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, स्किल की बेस के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप है जो कि आपने याद रखना है।
और इसको फॉलो करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में बहुत सारे हमारे पास स्क्रैपी डॉक्यूमेंटेशन है, W3 स्कूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे बहुत सारी वीडियोस इन टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई है ऑलरेडी, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि आप जाएं वहाँ पे सीखें और उन वीडियोस को फॉलो करें और आप पाइथन वेब स्क्रैपिंग सीख सकते हैं और सीख के इसको ऐड करें अपने स्किल सेट के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही यूजफुल स्किल है अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और आप अपनी रिसर्च के लिए वेब डाटा कलेक्ट करना है, या आप कोई बिजनेसमैन हैं और आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं कंप्यूटेटिव एनालिसिस के लिए, और डिफरेंट स्टोर से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको रीसेल करना चाहते हैं, बहुत सारी इसकी पोटेंशियल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं इसको पैसे कमाने के लिए, और इसके अलावा आप नई जॉब ढूंढने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना है, हिट द लाइक बटन, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Have a good day.